हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 11th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसमें सेकंड चैप्टर, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी, और कहाँ से कहाँ तक, 1950 से 1990 के लिए। ठीक, तो चैप्टर में क्या है, शुरुआत क्या लिखी हुई है कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. तो ये एक डिफरेंस है कि जब हम लोग एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, तो उनका ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, तब हम लोग का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जब हम लोग प्लानिंग करे थे। ब्रिटिशर्स, हम लोगों ने जैसे कल पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव था अपनी फायदे के लिए काम करना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें डेवलपमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं लोगों के, और न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। ये है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है। On 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of British rule. The job of nation building was now in our hands. The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. तो इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर हम लोग वर्ल्ड में देखें तो मेजर दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम उस टाइम चल रहे थे। एक तो हो गया कैपिटलिस्ट और एक हो गया सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट हमारा अमेरिकन जो इकोनॉमी थी, और सोशलिस्ट जो रशियन इकोनॉमी थी। ठीक, there are different types of economic systems and among them socialism appealed to जवाहरलाल नेहरू the most. तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सोशलिज्म ज्यादा ठीक लग रहा था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country, were owned by the government. तो वो सोशलिज्म के फेवर में तो थे, लेकिन वो सोवियत यूनियन के जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, उसके फेवर में नहीं थे। उस टाइप के सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उसमें सारे जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो सरकार के हाथ में था। दो डिफरेंस क्या होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में। सोशलिज्म में जो होता है, जो हमारे ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो सोशलिज्म में सरकार के हाथ में होता है, और कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है पूरा पूरा। उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, और इस वाले सोशलिज्म में प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं होता। इट इज नॉट, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, एक सेकेंड। In the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country, were in the hands of government, there was no private property. ये था सोवियत यूनियन का सोशलिज्म। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो हमारे यहाँ जो लैंड्स थी, जानते थे हम लोग कि ब्रिटिश टाइम पे 80 to 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इंडिपेंडेंस के बाद 70 to 75%, स्टिल मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन was indulged in agriculture. So जाहिर सी बात है कि उनके पास लैंड ओनरशिप भी थी। तो हमारे लिए, इंडिया के लिए, ये पॉसिबल नहीं था कि हम उनसे ओनरशिप छीन के गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती, जैसा कि सोवियत यूनियन में हो रहा था। नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. तो हम लोग ये चाह रहे थे कि अगर एक तरफ सोशलिज्म है और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म है, दोनों एक्सट्रीम पे, तो हमें कुछ मिडिल पाथ चुनना पड़ेगा जो हमारे इंडिया को सूट करे। बेसिकली सिंपैथाइजिंग विद द सोशलिस्ट आउटलुक, they found the answer in an economic system which in their view combined the best features of socialism without its drawbacks. तो हमने ये चूज किया कि हम जो भी बेस्ट होगा दोनों सिस्टम्स का, बेसिकली हम लोग लीन करे थे ज्यादा सोशलिज्म की तरफ। तो जो बेस्ट उसका होगा, हम पूरी तरह से कॉपी नहीं करेंगे, जो उसका बेस्ट होगा उसको हम लोग इंडिया के लिए लागू करेंगे। इन दिस व्यू, इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, but also with private property and democracy. The government would would
प्लान, एक सेकेंड, for the economy with the private sector being encouraged to be part of the plan effort. तो हमारे इंडिया में क्या होगा कि हम ओनरशिप सबसे नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि एकदम डेमोक्रेसी छोड़ के हम सबकी ओनरशिप अपने हाथ में ले लें। तो हम लोगों ने, क्योंकि सोशलिज्म ही हम लोग को फॉलो करना था, पर हमें एकदम एक्सट्रीम सोशलिज्म फॉलो नहीं करना था, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग दोनों चीज रखेंगे, हम लोग सोशलिज्म के बेस्ट पार्ट्स ले लेंगे कि गवर्नमेंट जो जरूरी सेक्टर्स है उस पर अपना कंट्रोल रखेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करे। अब इसमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे वो इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड होते हैं। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कि हमारे कंट्री में कौन कौन से तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने चाहिए। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होने चाहिए, एक हो गया व्हाट और एक हो गया हाउ। एंड शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कि हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है या हमें कैपिटलिस्ट मतलब या कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीनरी की जरूरत है, या हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो 3 चीजें हो गई, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। तो पहला कि हमें कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, अगर वो डिसाइड हो गया तो फिर वो कैसे करने हैं, और जब ये भी डिसाइड हो गया तो फिर तीसरा कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अपनी जनता में। वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो एक आंसर इन क्वेश्चंस का हो सकता है कि हम ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं कि हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, कौन से करने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम वहाँ के मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर देते हैं। कि मतलब अगर मार्केट में सपोज बहुत सारी कार्स की डिमांड है तो हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अब वहाँ पे सरकार के ऊपर है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है, और फिर हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक आंसर है कि हम सप्लाई डिमांड पे निर्भर हो जाए। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, only those consumer goods will be produced that are in demand, that is goods that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign markets. If cars are in demand, cars will be produced, and if bicycles are in demand, bicycles method will be produced. If labor is cheaper than capital, more labor intensive methods of production will be used, and vice versa. In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power. तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं। अगर इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे इसको देखेगी, उसका पहला जो आंसर होगा कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, तो वो क्या देखेगी कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। अगर वहां पे डिमांड है कार की, तो वो कार, जो इस व्हाट का आंसर क्या होगा कि अगर मार्केट में कार की डिमांड है तो हम कार प्रोड्यूस करेंगे, अगर बाइसिकल की डिमांड होगी तो बाइसिकल प्रोड्यूस करेंगे। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, इस क्वेश्चन का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे आंसर देगी कि अगर हमारे पास जो लेबर है, 2 चीजें होती हैं, या तो लेबर फोर्स होती है या मशीनरी होती है उस कार को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमारे पास लेबर जो चीप है, मतलब सस्ते में मिल जा रहा है लेबर, तो हम लेबर यूज करेंगे, और अगर लेबर फोर्स नहीं है तो हम मशीनरी यूज करेंगे। और हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब इस आंसर को क्वेश्चन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे देगी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे जनता में। तो हम इस बेसिस पे करेंगे कि कौन खरीद सकता है, हम उनकी डिमांड के हिसाब से, उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उस चीज को बेचेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि किसी आदमी को जरूरत है तो हम उसको दे दें, हम इसलिए देंगे कि उसके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है तो वो खरीदेगा। अब वो किसी की चीज के लिए भी हो सकता है, अगर हेल्थ सेक्टर भी है, अगर कोई दवाई भी चाहिए किसी को, तो हम उसी इंसान को दवाई देंगे जो पैसे दे सकता है, हम वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे हैं। तो ये हो गया कैपिटलिस्ट स्टेट। अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी की ऐसे 3 क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेगी इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो कौन से गुड्स हम लोग को बनाने हैं ये हम मार्केट की डिमांड पे नहीं डिसाइड करेंगे, हम मतलब सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो देखेगी कि हमारे जो पीपल हैं, देश की जनता है, उसकी नीड्स क्या है, हम उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, it is assumed that the government knows what is good for the
people of the country, and so the desires of individual consumers are not given much importance. तो ये अज्यूम कर लिया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि सरकार को पता है कि उसकी जनता के लिए क्या सही और क्या गलत है। इंडिविजुअल या कुछ नंबर ऑफ पीपल की डिमांड के हिसाब से इकोनॉमी नहीं चलती वहां पे। ठीक, कि अगर पता है कि 80% जनता को साइकिल की जरूरत है, तो सरकार वो प्रोड्यूस करेगी, ना कि उन 20% के लिए जिनको कार की जरूरत है। ठीक, द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही थी कि अगर लेबर का ज्यादा है, सस्ता है तो लेबर, वरना कैपिटल मशीनरी, एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ तीनों क्वेश्चंस में गवर्नमेंट का रोल है। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free healthcare to all its citizens. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर हम लोग होते तो वहां पे हेल्थ सिस्टम या दवाई वगैरह या कोई भी चीज हेल्थ से रिलेटेड उन्हीं लोग को मिल सकती थी जो अफोर्ड कर सकते थे। पर सोशलिज्म में हम सर वो लोगों को वो चीज देंगे जो उनको जरूरत है। अगर फ्री भी देना पड़े, जैसे कि सब्सिडी वगैरह सरकार देती है, वो इसीलिए देती है कि हमें उनके नीड के हिसाब से देना है, ना कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये एक ड्रॉबैक है सोशलिज्म का कि वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज नहीं होती है। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब सरकार के होते हैं, सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। इन क्यूबा एंड चाइना, for example, most of the economic activities are governed by the socialist principles. तो इन दो कंट्रीज का नाम लिख सकते हैं जहां पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो एक तीसरी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया का भी है। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर answer the three questions of what to produce, how to produce, and how to distribute what is produced. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do so. तो हमारे यहाँ जैसे कि अब तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा होने लगा है, लेकिन जो मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको पता है कि सरकार को इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपना खेल खेलने दिया जाता है, कि जैसे रेलवेज है, स्पेस डिपार्टमेंट है, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, अभी तक सरकार के फुल कंट्रोल में था, उसमें प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो एसेंशियल चीजें थी वो अभी भी सरकार अपने पास रखती है, और बाकी चीजों में प्राइवेट सेक्टर अपना आ सकते हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया हो गया। What is a plan? A plan spells out how the resources, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्लान की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं प्लान क्या है। अच्छा, तो a plan spells out the resources of a nation should be put to use. It should have general goals as well as specific objectives. तो ये प्लान ऐसा है कि हम लोग प्लान्स में क्या करते हैं कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है, नेशन के जो रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे यूज करना है। ऐसा ना हो कि एकदम ऐसा यूज कर लिया कि आगे के लिए कुछ बचे ही ना। तो प्लान इसलिए बनाया जाता है, तो उसमें ये सब पूरा लिखा हुआ है। और इसी वजह से हमारे यहाँ शुरू से 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, और उसी के अकॉर्डिंग काम होता था। The goals of 5-year plans. A plan should have some clearly specified goals. The goals of the 5-year plans were growth, modernization, self-reliance and equity. ये 4 मेन गोल्स थे जिसके बेसिस पे प्लान बनाते थे, और उससे फिर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती थी। This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given प्राइम इम्पोर्टेंस। जैसे उस समय के कंडीशंस को देखते हुए ये जो ब्रॉड गोल्स थे कि ग्रोथ हमें करानी है, मॉडर्नाइजेशन करना है, क्योंकि हम लोग एकदम एक्सप्लॉइट हो चुके थे, मॉडर्नाइजेशन हमारे यहाँ थी नहीं जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, और सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके थे, और इक्विटी होनी चाहिए। ये 4 ब्रॉड हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और जरूरी नहीं कि हर गोल में इन चारों को देखा जाए, लेकिन यही इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेके हमारे प्लान्स बनाए जाते थे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे जोर था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर था। ठीक, उसके बाद ग्रोथ क्या है?
It refers to the increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. तो ग्रोथ क्या है कि अगर किसी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके अपनी कंट्री में. इट इम्प्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज. तो ये सारी चीजों का ग्रो होना ही ग्रोथ होता है. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. तो अगर हम कैसे पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो जैसे हमारा जीडीपी धीरे धीरे बढ़ता है तो ये दिखाता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है. जीडीपी जिससे पहले ही हमें बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक होता है कि हमारे विद इन कंट्री क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट. तो किस एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये दिखाता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है. स्टेडी इंक्रीज मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज हो जाए, कम कम धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी अगर हो रहा है तो हमारी ग्रोथ हो रही है. द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. हम लोगों ने ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक. ठीक. If the cake is larger, more people can enjoy it. It is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy, in the words of first 5-year plan, a more rich and varied life. तो जीडीपी को हम लोग कैसे देख सकते हैं? ये केक की तरह देख सकते हैं. अगर जितना केक बड़ा होगा उतना ज्यादा लोग उसको खा पाएंगे. तो जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे लोगों को यूटिलाइज करने के लिए. द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस. 3 सेक्टर्स होते हैं जिससे हमारा जीडीपी निकाला जाता है. पहला जो होता है फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चरल, सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल, और थर्ड टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है उस वो क्या क्या चीजों से बना होता है? 3 सेक्टर से बना होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर. ठीक. उसके बाद इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, व्हाइल इन सम कंट्रीज द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स. तो जरूरी नहीं कि इन तीनों का बराबर का हिस्सा हो जीडीपी में. कहीं किसी कंट्रीज में एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रोथ मिल जाती है, जैसे अगर यहाँ पे 40% एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 20% कर रहा है, और ये वाला 40% ये भी कर रहा है, या इसको ऊपर नीचे कर लीजिए. तो उसका कोई फिक्स्ड मतलब वो नहीं होता है कि इस तीनों बराबर से करेंगे. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the producers have to adopt new technology to increase the production of goods and services. Modernization मतलब अगर पहले बात तो ग्रोथ, हमें कैपेसिटी बढ़ानी है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत है कि एफिशिएंटली काम हो सके, एफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज स्केल पे बनाए जा सके. फॉर एग्जांपल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वैरायटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस. सिमिलरली, अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन. तो अगर कोई डेप्रिशिएटेड वो है, मशीनरी है, धीरे काम कर रही है, प्रोडक्ट्स उससे अच्छे नहीं बन रहे हैं, जल्दी नहीं बन रहे हैं, तो हम मशीन जो है नई तरह की यूज कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. जैसे कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ था, हमारी इतनी ज्यादा कम प्रोडक्टिविटी थी कि हमें अमेरिका से फूड इंपोर्ट कराना पड़ा. तो लेकिन जैसे ही हमने सीड की क्वालिटी चेंज करी, सीड की वैरायटी चेंज करी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की आई, और हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि हमें इंपोर्ट ना करके उल्टा हम एक्सपोर्ट करने लगे. तो ये फर्क होता है न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल करने से. एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ही इसी को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन. However, modernization does not refer only to the use of new technology, but also to changes in social outlook, such as the recognition that women should have the same rights as men. In traditional society, women are supposed to remain at home while men work. A modern society makes use of the talents of women in the workplace. Banks, factories, schools, etc. In such a society, in most occasions, is also prosperous. तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करें, हमें अपने सोशली भी मॉडर्न होना चाहिए.
हमें पता है कि हमारे एशियन टाइम से कुछ कुछ समय को हटा दे तो हमारे यहाँ विमेन की कंडीशंस बहुत डिप्रिशिएटेड थी, लेकिन अब विमेन को भी मेन की तरह ट्रीट करना, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको देना, ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का तरीका है, जो मोदी जी का नारा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ होगा तभी मॉडर्नाइजेशन होगा, तभी हम लोग एक प्रॉस्परस कंट्री बन पाएंगे। और तीसरा क्या गोल है, सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. अगर हमारे पास कोई चीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि अभी कल बजट आया है 2026-27 का, तो उसमें हमारे यहाँ जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उसके लिए हमें रेयर अर्थ मैग्नेटिक वो चाहिए, मेटल्स चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए, हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब कहा है ना कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आ गया है, जिससे हम अपनी ही कंट्री में उस चीज़ को बनाने के लिए मतलब इस कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम खुद सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, ताकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे हम लोग, जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान से चल रहा था कि हमें डिपेंडेंट ना होके हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक, द फर्स्ट 7 5 year plans gave importance to self reliance, which means avoiding imports of those goods which could be which could be produced in India itself. तो हमें अवॉइड करना चाहिए वो गुड्स इंपोर्ट करने से जो हमारे खुद के यहाँ बन सकते हैं। दिस पॉलिसी वाज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी टू ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। तो सबसे बड़ा सबसे जो ड्रास्टिक हम लोग ने चेंज लाया था कि हम लोग खाने के लिए जब डिपेंड हो गए थे दूसरे देशों पे, तब जब हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने पूरी चीजें एकदम पलट दी और हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। तो यही ये कह रहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। फर्दर इट वाज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सोवरेनिटी वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसीज। हम लोग आजकल के समय में एआई, सेमीकंडक्टर जैसी चीजों के लिए डिपेंड है बहुत ज्यादा। जो हम लोग रेयर अर्थ भी दुनिया का 90% रेयर अर्थ चाइना रखता है अपने पास, उसका आधिपत्य है उस पे, तो हम डिपेंड हैं। तो हम एक लाइन कहते हैं कि व्हेन वी इंपोर्ट इंटेलिजेंस वी एक्सपोर्ट आर कंट्रोल। तो ये हटाने के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी भी वल्नरेबल हो सकती है, खास तौर से आजकल के एआई के जमाने में। इक्विटी, नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स may not improve the kind of life which people are living. चार चीजें थी, उसमें से अगर तीनों सिर्फ मिल जाए, इक्विटी ना मिले, तो बाकी तीनों मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास ग्रोथ भी आ गई, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई, और हमारे पास हम सेल्फ रिलायंट भी हो गए। पर अगर हम लोगों के बीच में उसको सही से बांट ही नहीं पा रहे हैं, तो उन चीजों को होने का कोई मतलब नहीं। तो a country have high growth, most modern technology and have most तब भी लोग पॉवर्टी में रह सकते हैं। इतना होने के बाद भी अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो पॉवर्टी will still prevail. It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well, instead of being enjoyed only by the rich. तो हमें एक वेलफेयर स्टेट बनना है, आर्टिकल 37। So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. तभी सरकार जब आई थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए थे कि जो बड़े बड़े ओनर्स के पास जमीनें थी उनको लेके गरीबों में बांटा गया था, ताकि एक इक्विटी हो सके। लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5 year प्लान्स कवरिंग द पीरियड 1950 से 1990, जो 40 साल में हमारे 5 year प्लान्स आए थे, वो कैसे उन्होंने इन चारों गोल्स को अटेन करने का काम किया। ठीक, तो पहला सेक्टर आ गया एग्रीकल्चर। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज। तो उस टाइम पे ना ही हमारे यहाँ इक्विटी थी और ना ही ग्रोथ थी। ठीक, तो हम लोग अब जब इंडिपेंडेंट हुए तब हम लोग ने इसके लिए काम करना शुरू किया। तो कैसे किया? दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स which I told you earlier, and promoting the use of HYV seeds, high yielding variety seeds, which ushered in a revolution in Indian agriculture. Land reform कैसे हुए? At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries, previously called zamindars and jagirdars, who, or who were
who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards improvements on the farm. The low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the US. Equity in agriculture called for land reforms, which primarily referred to change in the ownership of land holdings. एग्रीकल्चर जब इंडिपेंडेंट हुए हम लोग, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लैंड ओनरशिप थी वो जमींदारों के पास थी. वो लोग जो भी उनको रेंट मिलता था उससे लोगों को भला ना करके, जो उनके टेनेंट्स थे उनका भला ना करके वो खुद रिच हुए चले जा रहे थे. तो हम लोग ने इस चीज को कैसे सही किया? लैंड रिफॉर्म्स करके. जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, steps were taken to abolish intermediaries. पहले स्टेप्स ये लिया गया कि हमें जो बिचौलिया होते हैं यानी कि जमींदार या जागीरदार उनको हटाना है, एंड टू मेक द टिलर्स जो एक्चुअल में जो खेती कर रहे थे उनको ही ओनर बनाना है लैंड का. द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम. एक चीज और होती है, इसका इनका ये मोटिव क्या था कि अगर हम टिलर्स को ही उसका ओनरशिप दे देंगे लैंड का, तो उनको एक इंसेंटिव, मतलब उनको एक बहाना मिल जाएगा, या उनको एक कह सकते हैं कि इंसेंटिव भी मिलेगा कि हम कितने और अच्छे से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. इसका एक एग्जांपल, एक मॉडल था रशिया में, जहाँ पे जो फार्मर्स थे जिनकी ओनरशिप सरकार के पास थी, जाहिर सी बात है सोशलिज्म चलता वहाँ पे, तो वहाँ पे फार्मर्स जब फ्रूट्स पैक करते थे खेती में, तो सड़े हुए फ्रूट्स भी पैक कर देते थे अच्छे फ्रूट्स के साथ, क्योंकि उनको कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो ओनरशिप है नहीं, मेरा फायदा होगा नहीं ना मेरा नुकसान होगा. तो ये चीज खत्म करने के लिए और लोगों को एक इंसेंटिव देने के लिए कि वो और अच्छे से उस खेती, मतलब अपने खेत के लिए और प्रोडक्टिव काम कर सके, तो उनको ओनरशिप देना बहुत जरूरी था. लैंड सीलिंग क्या हुआ? इसी लैंड रिफॉर्म में लैंड सीलिंग भी करी गई. was another policy to promote equity in agricultural sector. This means fixing the maximum size of land which could be owned